नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडिया की जगह भारत लेके जाने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि G20 समिट के रात्रि भोज कार्यक्रम में राष्ट्रपति के नाम के साथ इंडिया की जगह भारत लिखा जाना सराहनीय कदम है और गुलामी की मानसिकता वाले इंडिया शब्द को हटाकर भारत लिखा जाना हम सबके लिए गौरव का क्षण है। G20 समिट के रात्रि भोज पर आयोजित होने वाले निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का क्षण है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गुलामी की मानसिकता है उससे बाहर निकालने के लिए श्रेष्ठ कदम है। और हम बचपन से ही जो है भारत माता की जय करते हुए बड़े हुए हैं। भारत माता की जय घोष हमने बचपन से सीखा है, हमारे संस्कारों में, हमारे आचार व्यवहार में, रग रग मन मन में भारत बसा हुआ है। इसलिए विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए जो है इस प्रकार के मुद्दों को बेवजह जो है जो भी काम मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं उन सभी पर केवल विरोध के लिए विरोध। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन हंगामा होने के आसार हैं। सत्ता पक्ष को सदन के भीतर और बाहर आपदा, अतिक्रमण, लोकायुक्त समेत कई अन्य मुद्दों पर विपक्ष तीखे तेवरों का सामना करना पड़ सकता है। पहले दिन निधन पर शोक के चलते प्रश्नकाल नहीं हो पाया, लेकिन अगले दिन विरोधियों के प्रश्न सरकार के मंत्रियों और होमवर्क की परीक्षा ले सकते हैं। सदन में सरकार से पूछने के लिए सभी सदस्यों ने कमर कस ली है। सचिवालय को विधायकों के 616 प्रश्न अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सभी दलों के सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। उठाने देते हैं कि प्रश्नकाल कल होगा, बिल्कुल कल होगा। सभी विधायकों से, सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अपनी बातों, अपने प्रश्न उठाएं। सप्लीमेंट्री भी हम लोग उठाने देते हैं, तो सप्लीमेंट्री भी जो सदस्यगण हैं वो उठा सकते हैं। माननीय मंत्री लोग सारे उसका जवाब देंगे, तो प्रश्नकाल अच्छे से चले, शांतिपूर्वक चले, सुचारू रूप से चले, ऐसी मैं आशा करती हूँ कि प्रश्नकाल कल होगा। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत विपक्ष के हंगामे के साथ हुई। विपक्षी दलों के सदस्यों ने विधानसभा को गैलरी में धरना देना, सरकार के सत्र की तारीख बढ़ाने की मांग भी की। विपक्ष का आरोप है कि दूसरे राज्यों में विधानसभा का सत्र 3 से 4 हफ्ते चलता है, लेकिन उत्तराखंड में सत्र की अवधि 3 से 4 दिन होती है, जो चर्चा या जनहित के विषयों को सदन के पटल पर रखने के लिए कम है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तो जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। वैसे तो उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की कार्रवाई को लेकर कभी भी विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया है, लेकिन इस बार सत्र की अवधि कम होने को लेकर सियासत तेज हो गई है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विधानसभा की गैलरी में बैठे विधायकों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष को नसीहत देते हुए नियमों की जानकारी लेने की सलाह दे रहे थे। विपक्ष के विधायक जहां सत्र की समय सीमा कम किए जाने को लेकर नारेबाजी कर रहे थे, तो वहीं सत्ता पक्ष के विधायक विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए अपने नेताओं को सही ज्ञान देने की बात कर रहे थे, क्योंकि उत्तराखंड में पिछले 1 साल में जो 3 सत्र आहूत हुए हैं, उसमें तीनों सत्रों की कार्रवाई महज 12 दिन चली है। विपक्षी विधायकों का आरोप है कि सदन के कम होती समय सीमा जनहित के मुद्दे उठाने के लिए कम है और कम वक्त होने के चलते चर्चा नहीं हो पाती है। कि जनता की आवाज को हम बल दें, लेकिन सरकार, जैसा मैंने कहा, सवालों से बचना चाहती है। इनके पास सवालों के जवाब नहीं। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार कह रही है कि माननीय उच्च न्यायालय का डायरेक्शन है, निर्देश है, लेकिन हमारा कहना है कि अच्छा होता सरकार विधेयक लाती, सरकार कानून बनाती, सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में जाती और जो अतिक्रमण के नाम पर जिस तरह से उजाड़ने का प्रयास हो रहा है उस पर रोक लगाती, तो ये लोकप्रिय सरकार कहलाती। लेकिन सरकार की नीयत और सरकार की मंशा उचित नहीं, ठीक नहीं है। इसी को लेकर हमने सदन का सत्र को बढ़ाने का
आग्रह किया है। कल भी हम इस मुद्दे को लेकर सदन में अपनी बात को रखेंगे। आज हमारा प्रदेश आपदा से पूरी तरीके से ग्रसित है। शिक्षा पूरी तरीके से चरमराई हुई है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, प्रदेश में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो आप इन्वेस्टमेंट समिट लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज से पूर्व जो आए उनका तो बताइए, उनके बारे में कुछ बोलते नहीं हैं। और मेरे विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ये घोषणा में। देखिए, पिछले वर्ष एक साल में 3 सत्र में 12 दिन विधानसभा का सत्र चला है। इतनी ज्वलंत समस्याएं हमारे प्रदेश के अंदर हैं और सरकार सत्र की अवधि कम कर जनता के मुद्दों को, जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। अन्य राज्यों में विधानसभा में बजट का सत्र लगभग 3 हफ्ते चलता है और उत्तराखंड में ये भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार 3 दिन में सत्र को खत्म कर देती है। सत्र पर, बजट पर, सामान्य बजट पर भी चर्चा नहीं कराती, विभागवार बजट पर भी चर्चा नहीं कराती और सत्र खत्म कर जनता की आवाज, जनता की समस्याओं को सुनने से भागती है। सरकार की तरफ से विपक्ष की इस मांग पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस के विधायकों को नसीहत दी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, सदन का बिजनेस कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर तय किया जाता है और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक सम्मिलित होते हैं। ऐसे में विपक्षी विधायकों को सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने से पहले अपने दल के विधायकों से पूछना चाहिए कि उनकी तरफ से इस विषय को कार्य मंत्रणा समिति के सामने क्यों नहीं उठाया जाता। सत्र विधानसभा सत्र की अवधि बड़ी कम होती जा रही है, चर्चा नहीं हो पाती है, मुद्दे नहीं आ पाते हैं। नहीं, तो मैं तो अपने पक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं, जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, इसमें विपक्ष के भी माननीय नेता उसमें होते हैं और उसमें बैठकर एजेंडा तय होता है, तो आपको वहां पर ये बात रखनी चाहिए। ये याद है जब गैरसैंण में सत्र चल रहा था, एक बार आप भी लोग कह रहे थे कि साहब यार ठंडा बहुत हो गया, सत्र जल्दी खत्म कर दीजिएगा। तो ये दोनों ही बातें ठीक नहीं है। जब कार्य मंत्रणा समिति में आप आते हैं तो आपको अपना प्रश्न रखना चाहिए और उसकी समिति की सिफारिश होती है, उसके आधार पर जो है सत्र चलता है। उत्तराखंड विधानसभा में सत्र की तारीख पर तकरार जारी है। सत्र समय सीमा कम होने को लेकर विपक्षी विधायक लगातार पिछले कई सत्र से हंगामा करते हुए नजर आए हैं, लेकिन विपक्ष के विधायकों के इस मांग पर ना तो सत्ता पक्ष की तरफ से कोई सकारात्मक कदम उठाया गया है और न ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र की तारीख को बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा हुई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से सत्र तो आहूत किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ रस्म अदायगी मात्र का होता है। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बागेश्वर उपचुनाव का मतदान हुआ संपन्न। उपचुनाव में शाम 5 बजे तक करीब 55.39% मतदान। बागेश्वर उपचुनाव का मतदान हुआ संपन्न। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बागेश्वर से। बागेश्वर उपचुनाव हुआ संपन्न। उपचुनाव में शाम 5 बजे तक करीब 55.39% मतदान। 8 सितंबर को होगी वोटों की गिनती। 8 सितंबर को सामने आएंगे नतीजे। 8 सितंबर को होगी वोटों की गिनती। बागेश्वर से ब्रेकिंग न्यूज। बागेश्वर उपचुनाव का मतदान हुआ संपन्न। उपचुनाव में शाम 5 बजे तक करीब 55.39% मतदान। उपचुनाव में शाम 5 बजे तक 55.39% मतदान। 8 सितंबर को सामने आएंगे नतीजे। 8 सितंबर को होगी वोटों की गिनती। तो आज बागेश्वर में उपचुनाव था जो कि संपन्न हो चुका है। उपचुनाव में शाम 5 बजे तक की वोटिंग की प्रतिशत की बात की जाए तो 55.39% मतदान बागेश्वर की सीट पर हुआ है। 8 सितंबर को अब वोटों की गिनती की जाएगी और 8 सितंबर को ही नतीजे सामने आएंगे।
और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अभय कैथुरा जुड़ चुके हैं। जी अभय, 5 सितंबर को वोटिंग होनी थी, 8 सितंबर को रिजल्ट आना है। बागेश्वर उपचुनाव की यदि बात करें तो शाम 5 बजे तक 55% तक मतदान बताया गया है। क्या कुछ पूरा मामला रहा, क्या ताजा जानकारी है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि अभी भी मतदान का जो कुल प्रतिशत है उसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि 5 बजे तक ये कह सकते हैं कि पूरे बागेश्वर विधानसभा सीट पर जो मतदान हुआ है उसमें 55.39% मतदान यहाँ पर हुआ है। और कई ऐसे पोलिंग बूथ थे जो दूर क्षेत्रों में पोलिंग बूथ थे जहाँ पर 5 बजे के बाद भी मतदाताओं की लाइन वहाँ पर लगी हुई थी। ऐसे में उन जगहों पर कितना % मतदान हुआ उसका आकलन अभी यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि अब से कुछ देर बाद लगभग 1 घंटे के अंदर उन सभी फाइनल रिपोर्ट यहाँ पर जिला प्रशासन को उपलब्ध हो पाएगी कि बागेश्वर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कितना मत प्रतिशत यहाँ पर आया। लेकिन जनता के बीच काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है, खासतौर पर जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर इस चुनाव में अपनी भागीदारी यहाँ पर करी है। युवा सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे अपना मत का प्रयोग करने के लिए। सरकार कि उन सभी जन नीतियों का परिणाम है कि जब सरकार ने जो उनके लिए विकास के जो वायदे यहाँ पर किए थे, जो विकास की योजनाएं संचालित की थी, उन योजनाओं को लेकर जनता काफी उत्साहित नजर आई। और आज अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए उनकी तरफ से ईवीएम में अपने मत का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। 8 सितंबर को मतगणना यहाँ पर होगी। जिला प्रशासन उसके लिए अपने पहले से ही तैयारी यहाँ पर कर चुका है और सब लोगों का इंतजार इस बात का है कि आज मतदान के बाद अब 8 सितंबर को जनता किसके भाग्य का फैसला यहाँ पर करते हैं, उसके लिए सभी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी अभी जिस तरह से लगातार इस बात का प्रचार भी किया जा रहा था, खुद मुख्यमंत्री धामी कई बार बागेश्वर सीट पर प्रचार प्रसार के लिए गए थे। 55% मतदान का यदि प्रतिशत देखा जाए तो उसे किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल, बागेश्वर जैसे जनपद में ये बागेश्वर जैसे विधानसभा सीट पर इतना मत प्रतिशत होना सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि लोगों में इस चुनाव को लेकर काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और क्योंकि इससे पूर्व में भी ये समझा जा सकता है कि जब पूर्ववर्ती दिनों जो पिछले विधानसभा चुनाव यहाँ पर हुए थे, 2022 का जो चुनाव यहाँ पर हुआ था, उस दौरान भी ये समझा जा सकता था कि जहाँ बीजेपी ने प्रचार प्रसार की कोई कमी यहाँ पर नहीं थी, तब भी 60% मतदान वहां पर हुआ था। और ऐसे में उपचुनाव में भी 55% से ज्यादा मतदान होना इस बात का प्रमाण है कि जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहती है ताकि उनके विकास के जो काम है वो तेज गति से यहाँ पर हो सके। जो विकास की जो योजना है वो जनपद में विधानसभा क्षेत्र में समांतर रूप से यहाँ पर बह सके, उसी को लेकर आज सभी लोग अपना मतदान का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर बागेश्वर की जनता उमड़ी थी। और सभी लोग ये कह सकते हैं कि इस मतदान को लेकर उत्साहित हुए नजर आए हैं। जनता ने किसे अपना जनप्रतिनिधि चुना है ये तो ईवीएम मशीनों में यहाँ पर कैद हो चुका है, जिसका खुलासा रिजल्ट के दिन यानी 8 सितंबर को जब मतगणना यहाँ पर होगी तो यहाँ पर स्पष्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से 55% मतदान को आप अच्छा मतदान बता रहे हैं, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? साथ ही साथ 8 सितंबर को अब क्योंकि गिनती होने वाली है तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? इस चुनाव को लेकर कह सकते हैं कि पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता यहाँ पर करी हुई थी। कुछ पोलिंग बूथ को छोड़कर अगर देखा जाए तो पूरा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न यहाँ पर रहा। तो लगभग आधा दर्जन ऐसे पोलिंग बूथ यहाँ पर रहे हैं जहाँ पर छोटी मोटी ये कह सकते हैं कि तनातनी देखने को मिली। सियासी दलों के जो नेता वहाँ पर मौजूद थे उनके बीच में नोकझोंक वहाँ पर देखने को मिली। बागेश्वर की एक विधानसभा पोलिंग बूथ में जहाँ पर दो बूथों में आपसी झड़प वहाँ पर देखने को मिली, जिसमें 3 से 4 लोग यहाँ पर हल्के फुल्के उनके चोटें यहाँ पर आई है। उस मामले में पुलिस अपनी जांच यहाँ पर कर रही है। लेकिन पूरे अगर बागेश्वर विधानसभा सीट की चुनाव की बात करें तो शांतिपूर्ण मतदान देखने को मिला। प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद यहाँ पर कर रही थी। जी बिल्कुल अभय, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी में उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष और मौजूदा विधायक प्रीतम सिंह कमेटी का हिस्सा बने हैं। बता दें कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह लिस्ट जारी की है। वहीं लिस्ट में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे शामिल हैं। देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह को पार्टी आलाकमान ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। बता दें कि पार्टी ने प्रीतम सिंह को केंद्रीय चुनाव समिति में जगह दी है। वहीं कांग्रेस ने अपनी चुनाव समिति की घोषणा की है जिसमें 16 नेताओं के नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश से आदिवासी नेता ओम
कार सिंह, मरकाम से छत्तीसगढ़ से टीएस सिंह देव को जगह मिली है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा इस समिति में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। कांग्रेस कमेटी ने देहरादून नगर निगम परिसर में प्रदर्शन किया। अपनी कई मांगों को लेकर कमेटी ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा है कि नगर निगम के द्वारा डेंगू को नियंत्रित करने में जो तत्परता दिखाई जानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दे रही है, जिससे शहर के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 3 दिन के भीतर डेंगू की रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई नहीं होती है तो इसके खिलाफ कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, देहरादून में जो डेंगू की स्थिति है, डेंगू का प्रकोप महामारी का रूप ले चुका है। हमने नगर निगम को पहले भी अवगत कराया था कि समय रहते अगर वो चीजों को संभाल लेते तो जो आज स्थितियां बिगड़ी है ये नहीं बिगड़ती। अस्पतालों में बेड नहीं है, ब्लड बैंक्स में ब्लड नहीं है और स्थिति महामारी का रूप ले चुकी है। हमने इनको सचेत किया है कि जल्द से जल्द अगर इन्होंने इसमें सख्त कदम नहीं उठाए तो हम लोग इनका घेराव करेंगे और प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और नगर निगम की होगी। एक हफ्ते में किसानों ने रुड़की के अंदर दूसरी महापंचायत का आयोजन किया है, लेकिन समाधान के नाम पर मात्र आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। बता दें कि हाल ही में हुई किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे थे और अधिकारियों के द्वारा किसानों की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया था। महापंचायत को समाप्त किया गया था, लेकिन एक बार फिर से लगभग उन्हीं मांगों को लेकर किसानों ने रुड़की के अंदर महापंचायत का आयोजन कर शासन प्रशासन को चेतावनी दे दी है और ये साफ कर दिया है कि महापंचायत में किसानों को सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। इस दौरान किसानों ने बताया कि अगर सरकार उनकी मांगों पर काम नहीं करती है तो किसान सरकार को जगाने का काम करते रहेंगे। जगह महापंचायत हजारों ट्रैक्टरों के, हजारों किसानों के साथ आपके बीच में, आपके शहर में पहुंची हुई। हमारी मुख्य मांग यह है कि एक तो जो बाढ़ से किसानों की फसलें खराब होगी, ये फसलें का जो मुआवजा सरकार ने तय किया 1100 रुपए बीघा किया, वो बेहद कम है। हम सरकार से मांग कर रहे इस मुआवजे को बढ़ाकर आप 10,000 रुपए बीघा तय करो। हर सोमवार की तरह इस बार भी जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जहां जिलाधिकारी सोनिका को लगभग 107 शिकायतें प्राप्त हुई, जो कि जमीन, बिजली, पानी, शिक्षा, घरेलू विवाद से संबंधित थी और ज्यादा शिकायतें सीनियर सिटीजन लोगों से जुड़ी हुई थी। शिकायतों को जल्द निस्तारण करने के लिए जिलाधिकारी सोनिका ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है, तो वहीं बाकी शिकायतों का संज्ञान लेकर उस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई करने का डीएम ने आश्वासन दिया है। करीबन 107 शिकायतें हैं हमारे पास और डिस्प्यूट, लैंड्स के जो डिस्प्यूट हैं वो हो गए हैं। इसके अलावा काफ़ी शिकायतें हमारी बिजली पानी से रिलेटेड भी आई हैं, आपदा से रिलेटेड भी आई हैं और अतिक्रमण से रिलेटेड भी हैं। कथावाचक स्वामी पुण्यानंद गिरी की तरफ से ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान का विरोध अब भी किया जा रहा है। सोमवार को हरिद्वार में स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र संघ से जुड़े छात्रों ने महामंडलेश्वर स्वामी पुण्यानंद गिरी का पुतला दहन किया और विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ब्राह्मणों से माफी मांगनी पड़ेगी। अभी हाल ही में एक सम्मेलन के दौरान भारत के विख्यात संत पुण्यानंद जी ने ब्राह्मणों के खिलाफ अपमानजनक बातें की हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए संबोधित किया है। वो क्योंकि एक संत है और संत का कार्य होता है व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, न कि किसी जाति विशेष सूचक का प्रयोग करना। ये सरासर गलत है। ये पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ही। हमारे छात्र कल्याण परिषद द्वारा पुण्यानंद जी का पुतला दहन किया गया, जिन्होंने कुछ दिनों पूर्व ब्राह्मणों के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। जैसा कि सबको पता है कि हमारे पूर्वज, हमारे ईश्वर भी ब्राह्मण का सम्मान करते थे। जैसा कि पुराणों में भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का अपमान करने वाले को नरक की प्राप्ति होती है और जितने भी संत हुए हैं वो सब ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और ऐसे एक विख्यात संत को ये अपमानजनक बात ब्राह्मणों के प्रति कहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के छोटे भाई के प्रमोशन के बाद गढ़वाल राइफल कौड़िया कैंप में तैनाती हो गई है। बता दें कि कुछ ही महीनों पहले उनको सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया था। प्रमोशन के समय चीन से लगी सीमा पर तैनाती की गई थी। वहीं वर्तमान में सीएम के भाई सूबेदार मेजर शैलेंद्र कोटद्वार में आर्मी कैंप कौड़िया में तैनात है। उनके प्रमोशन से गांव और परिजनों में खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस की तरफ से वकीलों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर मंगलवार को हरिद्वार के काउंसिल ऑफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया गया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। रोशनाबाद तहसील में तमाम अधिवक्ताओं ने अपना रोष जताते हुए कहा कि जब वकीलों को अपना काम करने में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वकील समाज में पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है, लेकिन अब वकीलों को ही निशाना बनाया जा रहा है, जिसे वकील किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। धरना प्रदर्शन यूपी में हापुड़ में यूपी पुलिस द्वारा हापुड़ पुलिस द्वारा शांतिप्रिय तरीके से धरना देते हुए अधिवक्ताओं पर जो लाठीचार्ज बर्बर लाठीचार्ज हुआ और चैम्बरों में घुस के लाठीचार्ज हुआ, जिसमें महिलाएं भी थी, बहनें भी थे, जवान थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, और बुरी तरह से लाठीचार्ज करने के बाद मारने के बाद ये धरना उसके विरोध में दिया गया। उसके बाद पुलिस ने मनमानी की। वहां के एसपी और पुलिस कहते हैं कि हम वकीलों को सबक सिखाने आए हैं, सबक वकील सिखाएंगे, कानून हम जानते हैं, और उनके पास 300 लोगों पे ऐसी धाराएं लगाई हैं जो उनके काबिल नहीं है। कैसे साबित करेंगे? क्या पुलिस का यही काम रह गया? ये हरिद्वार के सिटकुल थाना पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों का अवैध खनन में सीज कर जिलाधिकारी को अवैध खनन की रिपोर्ट भेजी है। साथ ही पुलिस की ओर से अवैध खनन में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सिटकुल पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र हजारा गांव में अवैध खनन किया जा रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने अलग अलग 3 स्थानों में 3 ट्रैक्टरों को पकड़ा है। हालांकि ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर रात के अंधेरे में फरार हो गए। पकड़े गए ट्रैक्टरों में अवैध खनन सामग्री भी बरामद की गई है, जिसको पुलिस ने पकड़कर सीज कर दिया है। कुल थाना क्षेत्र में कुछ दिन से अवैध खनन की शिकायत आई थी। इसमें स्थानीय लोगों द्वारा भी बताया गया कि कुछ लोग देर रात्रि या प्रातः जो है वहां ट्रैक्टर से खनन की सामग्री ले आते हैं और जिससे वहां पर एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। साथ ही साथ बहुत तेज गति से अवैध। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ, यार मिला तार मिल।
जब गैस सताए यूनिएंजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनिएंजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ।